नमस्कार, शुद्ध सियासत में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में खटपट लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थीं, जिसके बाद से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को ना तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटें दी और ना ही हरियाणा में, बल्कि इन राज्यों के बड़े नेताओं ने सपा के बारे में ऐसी बातें कहीं जिससे अखिलेश यादव चिढ़ गए। इन राज्यों के नतीजों के बाद सपा ने तंज कसा था कि अगर कांग्रेस घमंड में अकेले चुनाव नहीं लड़ती तो उसकी हार नहीं होती। इसी तरह आम आदमी पार्टी के लिए भी सीट नहीं छोड़ी गई। अब यही कहानी महाराष्ट्र में भी दोहराई जा रही है, जहां महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, जिसमें सपा नेताओं को नहीं बुलाया जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी गिव अप करने को तैयार नहीं है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराष्ट्र में रैली करने पहुंचे हैं। उनकी पार्टी महाविकास आघाड़ी से 12 सीटों की मांग कर रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में वो 7 सीटों पर लड़ी थी और 2 सीटें जीती थी। ये सीटें मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन लगता नहीं कि सपा को इतनी सीटें दी जाएंगी। उधर कांग्रेस के रुख से सतर्क आम आदमी पार्टी पहले ही दोनों राज्यों में चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी पेच फंसा है, जहां पर सपा सीनियर और कांग्रेस जूनियर पार्टनर है। यहां 9 विधानसभा सीटों में से सपा ने कांग्रेस के लिए केवल 2 ही सीटें छोड़ी हैं, जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में यह सवाल उठाना जरूरी है कि क्या इंडिया गठबंधन आपसी फूट और महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गया है। इंडिया गठबंधन में अपने अपने राज्यों में मजबूत दलों की मनमानी चल रही है। दरकिनार कर दिए जाने के बावजूद समाजवादी पार्टी या आप इंडिया गठबंधन में क्यों बने हुए हैं? ये तमाम बड़े सवाल, अहम सवाल इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल होगा, जिसमें से पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी नेता आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आलोक वत्स जी से ही सवाल ले लेना चाहिए। आलोक वत्स जी, महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर पेच फंसा है, लेकिन महायुति में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहां पर भी, यानी कि जो एनडीए का गठबंधन है, वहां पर भी महाराष्ट्र में अभी सारी तस्वीरें, सारी चीजें क्लियर नहीं है। देखिए द्विवेदी जी, हरियाणा की हार ने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जो हार हुई और जो इनके बड़े नेताओं के द्वारा जिस तरीके का चुनाव के पहले रूठना मनाना और घर बैठना, ये सब जो हुआ, कांग्रेस की जो एक फ्रंट रनर की पोजीशन थी वो अब बैक सीट की हो गई है। अगर इन हरियाणा चुनाव कांग्रेस जीत जाती तो महाराष्ट्र और झारखंड में ये फ्रंट रनर में होते सीट बंटवारे के मामले में। आज ये फ्रंट रनर की भूमिका खो चुके हैं। इसका ताजा उदाहरण आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में सपा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और 2 सीटें जो 35 वर्षों से कभी भी बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं जीती है, वो दोनों कांग्रेस के हवाले कर दिए। परिणाम सबको मालूम है उन 2 सीटों पर क्या होगा। तो कांग्रेस अब सेकेंड रंग की पार्टी है महागठबंधन में। जहां जहां जो भी छत्र पार्टी मजबूत की सरकार है या मजबूती से है, वो यहां इनको बहुत भाव से बात नहीं करेगी इनसे, या इनसे कोई टर्म डिक्टेट नहीं होने देगी। ये बिल्कुल क्लियर है और इसी के तहत इनको चुनाव लड़ना है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो। और जो झारखंड की एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जिस तरीके से घुसपैठ हेमंत सोरेन के रेजिम में हो रहा है और वहां की महिलाएं वहां के आदिवासियों को रिझाकर मनाकर उनके साथ शादी ब्याह कर रही हैं और जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है।
कोई नेता, कोई पार्टी इस पर बोलने को तैयार नहीं है महागठबंधन में। ये बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, झारखंड में भी, आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में भी। बीजेपी को पता है ये? हाँ? बीजेपी को जानकारी है इन सब चीजों की? हम तो इस पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बहुत दिनों से, किसको रोकिए। ठीक है आलोक पांडे जी, एक चीज तो बहुत अहम है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस ने सीटें नहीं दी, उससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनको सीटें नहीं दी गईं, महाराष्ट्र में जो सीटें 12 सीटें मांग रहे हैं उसमें ये तय माना जा रहा है। अभी से मैं बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि 12 सीटें दी जाएंगी, हो सकता है 2-3 सीटें, क्योंकि 2 एमएलए तो हैं ही उनके, ऐसे में 2 की बजाय 4 सीटें दे दी जाएं, 5 सीटें दे दी जाएं। लगातार अखिलेश यादव की गठबंधन में उपेक्षा देखने को मिल रही है, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते हैं कि गठबंधन पहले जैसा ही मजबूत है, हमारा गठबंधन पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर एक साथ खड़ा है। आखिर अखिलेश यादव की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते? देखिए, अखिलेश यादव की मजबूरी है मुस्लिम मत। राष्ट्रीय लेवल पर मुस्लिम मतों को ये आभास हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्तारूढ़ दल से उसे परिचित करना है तो उन्हें कांग्रेस के साथ जाना होगा, और कांग्रेस का ओरिजिनल वोटर रहा है मुस्लिम। धीरे धीरे ही सही, पर क्षेत्रीय दलों से मुस्लिम जो मत है, जो बीजेपी को हटाना चाहता है, जो वर्ग मुसलमानों का जो वर्ग, वो क्षेत्रीय दलों से मन भर आ रहा है कि हम कितना भी कोशिश कर लेते हैं, 90% मत अखिलेश यादव को मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा मिल जाता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का 2019 में आप प्रदर्शन देखिए, सबको लगता है 7 मिल जाते हैं, मुस्लिम मत बड़ी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो केंद्र की राजनीति से नहीं हटा पाते और वो 303 सीटों पर पहुंच जाती है। तो कांग्रेस एक मजबूरी है क्षेत्रीय दलों की, ये बात सबको मानना पड़ेगा। आलोक वर्दी हो सकता है मेरी बात न माने अभी, लेकिन ड्राइविंग फोर्स विपक्ष का कांग्रेस है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर जो मुस्लिम मत है, जो भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं देता, वो अब डिवाइड होने से बच रहा है। अखिलेश यादव की यही मजबूरी है कि अगर वो कांग्रेस को छोड़ते हैं तो मुस्लिम मतों में विभाजन हो सकता है, और वो विभाजन अखिलेश यादव को अगर 2 से 5% के विभाजन हो जाता है तो लोकसभा में उनकी 5% वोटिंग अगर आप कम कर दी जाए समाजवादी पार्टी की, तो आप देखिए कि अखिलेश यादव 37 या 17 सीट में भी न खड़े होते। तो एक वोट ड्राइविंग फोर्स कांग्रेस पार्टी ने इस बार बनाया है एक विचार, एक चिंतन या एक दबाव, जिसमें मुस्लिम मत निश्चित बात है राहुल गांधी को इस समय राष्ट्रीय लेवल पर एक बीजेपी की भूमिका के रूप में खड़ा करना चाहता है। तो यही एक डर मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ बांधे हुए है, वरना इतना अपमान के बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं भाई वो बड़ा दिल है, राजनीति दिल सबको बहुत छोटे होता है, वो दिल सिर्फ इतना होता है कि हमें कितना लाभ मिलेगा। तो अखिलेश जी को निश्चित बात है कांग्रेस साथ रहने में लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए कांग्रेस के अपमानजनक बात के बाद में भी रह रहे, यही मुझे एक कारण समझना। जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जगदीश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। संदीप जी, गठबंधन को नजरअंदाज करके आपने हरियाणा में हश्र देख लिया है, अब उसके बाद भी अगर महाराष्ट्र में और झारखंड में भी यही स्थिति देखने को मिली तो मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, अगर वहां पर भी वैसी ही परिस्थितियां देखने को मिली। आलोक जी, पहली बात तो हरियाणा और महाराष्ट्र का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा में हम पहले भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन हम महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों राज्यों में पहले भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं और जो है आगे भी लड़ने जा रहे हैं। तो ये कहना कि हम वहाँ पे गठबंधन और ये वो, हरियाणा और दोनों राज्यों में बहुत अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, आलोक जी ने 2-3 बातें कही कि मुस्लिम वोट किसको देता है किसको नहीं देता। अब ये तो ईवीएम में घुसकर ही पता लगाया जा सकता है या वोट देते समय देखा जाए। अब आलोक जी को पता होगा या तो भारतीय जनता पार्टी को पता होगा, जिसकी बैटरी 99% चार्ज रहती है 3 दिन वोटिंग के बाद भी। तो ये सब यही लोग बता सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी को एक वर्ग वोट नहीं देता, तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो नहीं देते हैं, उनकी आइडियोलॉजी उनसे नहीं मिलती है,
तो आप जो है क्या करिएगा कि उसमें कटेंगे बटेंगे इस तरीके किनारे लगाइएगा तो नहीं चलेगा। हरियाणा में चल गया होगा अगर आपको लगता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि चला, इसलिए 39% वोट हमको मिला है वहां पे। हम 28 से 39% वोट पर गए हैं। 20 सीटों पर हमने सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग ने उन सारे जो हमने सवाल खड़े किए थे उसको एक्सेप्ट किया है और उससे वो कह रहा है कि हम कानून सम्मत विधि सम्मत उत्तर देंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें सुनी होंगी। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि हम वहां पर हार गए, हम हारे नहीं है, हम चुनाव आज जीते हैं। और नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए कि वहां पर लोग मिल नहीं रहे थे जश्न मनाने के लिए, इनको बुलाना पड़ा बाहर से लोगों को जश्न मनाने के लिए। हरियाणा में आज आप चले जाइए, आम चर्चा है कि जो है हमने तो वोट नहीं दिया, कैसे जीत गए। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इतनी लड़ाई है एनडीए गठबंधन में कि वो मान के चलिए कि एक पहले पूर्व सीएम थे जो डिमोशन पे हैं, वो प्रमोशन चाह रहे हैं। और ऐसे नेता हैं, मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आपके पास आए हैं और हर राज्य में बड़े सीना चौड़ा करके बताते हैं कि हमारे जो है मुख्यमंत्री के दावेदार ये हैं, तो साहब दोनों राज्यों में बता दीजिए कि कौन दावेदार है। आप वहां पर नहीं बता पाइएगा क्योंकि वहां पर शिवसेना नाराज हो जाएगी, अजीत पवार जो निगाह गिद्ध नजर लगाए बैठे हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो जो सवाल आप पूछते हो बार बार दूसरी जगह पे, आज वही सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। मतभेद तो उनके अंदर है। अजीत पवार किस तरीके से नाराज होकर जो है चले आते हैं एक बैठक में, कैबिनेट की बैठक जो वित्त विभाग से ही संबंधित है, जबकि वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। हम उसकी चर्चा नहीं करते कि ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा पार्टी कह रही कि हम महाराष्ट्र में हमको एक सीट चाहिए मुंबई में, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है जगदीश सिंह, ठीक है संदीप जी आपके पास आऊंगा। जगदीश जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। जगदीश जी, लोकसभा में आपने कांग्रेस को 1 सीट से 6 सीटों पर पहुंचा दिया। 1 से 6 सीटों पर, उससे पहले आपको पता है कि 1 सीट 2019 में 1 सीट जीते थे, सिर्फ सोनिया गांधी वाली सीट जीते थे, बाकी सब हारी थी कांग्रेस। लेकिन आपके गठबंधन, आपके साथ और आपकी दोस्ती ने उन्हें 1 से 6 सीटों पर पहुंचा दिया। उपचुनाव में भी आपने 2 सीटें दी, वो हारे जीते ये अलग बात है, लेकिन 2 सीटें, 9 में से 2 सीटें आपने दी। लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने आपको हरियाणा में सीटें नहीं दी, ये वही कांग्रेस है जिसने आपको मध्य प्रदेश में सीटें नहीं दी, जिसने आपको राजस्थान में भी सीटें नहीं दी, और अब महाराष्ट्र में भी आपको तवज्जो नहीं मिल रही। आप 12 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन 12 में से मुझे लगता नहीं कि आपको 6 सीटें भी मिलेंगी। देखिए आलोक जी, ये बहुत स्पष्ट कि हम कांग्रेस के तवज्जो के मोहताज, समाजवादी पार्टी स्वयं में एक राजनीतिक दल है, हम उसके तवज्जो के मोहताज नहीं। हम हमारे माननीय राष्ट्रीय थे, अगर वहाँ पे लड़ना चाहेंगे 12 सीटों 22 सीटों में लड़ना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी में महाराष्ट्र में लड़ेंगे। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ जैसा कि मैं अभी प्रत्याशियों के साथ। जगदीश जी आपका ऑडियो बहुत स्लो आ रहा है, आपका ऑडियो बहुत स्लो आ रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करिए। और तब तक मैं आलोक पांडे जी से सवाल ले लेता हूं एक। भाजपा की ड्यूटी आज आलोक जी, आलोक पांडे जी मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से जो माहौल बना हुआ है उसको 2027 तक ले जाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, जिससे कि 2027 में जानते हैं कि यहाँ कांग्रेस क्या करेगी। भाई मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी को ही बनना है ना, इसलिए उनको लगता है कि 2 साल तक जो भी चल रहा है सब खामोशी के साथ बर्दाश्त करो, सुनो, 2027 में चूंकि मुख्यमंत्री बनना है उनको। आलोक पांडे जी। जी, अखिलेश यादव जी देखिए शिवालय भी बनवा रहे हैं, भगवान शिव से प्रेरित है, विषधर है, नीलकंठ है, और इस समय अखिलेश जी तो विस्तीर्ण है, गले में रखे हुए कांग्रेस रूपी जैसा वो तो ग्रहण ही करेंगे, क्योंकि इतना मध्य प्रदेश में अपमान, हरियाणा में अपमान, जम्मू कश्मीर में अपमान, इतना। अरे आलोक जी ये आप थोड़ी जवाब देंगे कि अखिलेश जी क्या करने हैं। मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, आप अखिलेश जी की क्यों चिंता कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मैं बैठा हूं, ठीक है। जगदीश जी मैं हमने जो सवाल किया था आपसे, मुझे लगता है आपने ठीक से सुन लिया होगा सवाल।
मैं दोबारा कर देता हूं सवाल आपसे, दोबारा सवाल कर देता हूं आपसे, दोबारा सवाल कर लेता हूं कि 2019 में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट थी, आपने 24 में दोस्ती दी कांग्रेस को और 1 से 6 सीटों पर पहुंचा दिया। अभी जो बाई इलेक्शन है 9 सीटों में से उसमें भी आपने 2 सीटें उनको दे दी हैं, हारे जीते ये वो जाने, लेकिन 2 सीटें आपने उसमें भी दे दी है। ये वही कांग्रेस है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वही कांग्रेस है जिसने आपको हरियाणा में इग्नोर किया, आपको उससे पहले मध्य प्रदेश में इग्नोर किया, उससे पहले आपको राजस्थान में इग्नोर किया और अब महाराष्ट्र में भी आपको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा है आलोक जी, ये आप निश्चित मान लीजिए कि जैसा ये आलोक पांडे जी कह रहे हैं, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठते हैं, ये हमारी बुराई करने का ठेका लेके आते हैं वहां से, समाजवादी पार्टी का। हमारा जो, मैं स्पष्ट मत सुन लीजिए कि हमको कांग्रेस ने, हम कुछ भी करना चाहते हैं, जो ऐसा है इसमें अपमान और सम्मान की कोई बात नहीं। हम सेकुलर दल हैं और हमारा उद्देश्य है, ये फिर आवाज जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, हम जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, आवाज आ रही है लोग जी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है, आप बोलिए। हम केवल हम लोगों का जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, कोई भी कैसे भी, हम इसीलिए सारा का सारा जो है, चाहे जिस तरह की इफ एंड बट हो, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 24 घंटा तैयार बैठे रहते हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी, हमारा सेकुलरिज्म का जो मोटो है, उसके तहत हम सब जितने भी सेकुलर दल हैं उनका साथ देते हैं। अगर मान लीजिए हरियाणा में कांग्रेस ने हमको सीट नहीं दी, हम इससे थोड़ी मतलब है, हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं इसलिए हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। रही बात महाराष्ट्र की, हमारे आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, महाराष्ट्र में हमारी 7 सीटें तक गई हैं, 7 MLA तक समाजवादी पार्टी के रहे हैं, 2 वर्तमान में हैं। जो भी सीटें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां महाराष्ट्र गए हुए हैं, जो भी सीटें लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे भाई। अभी तक तो किसी के सहयोग से हमारी 2 सीटें नहीं है, लेकिन अगर सहयोगी दल हमको साथ में लेना चाहेंगे, जो भी सेकुलर दल हैं, जो सेकुलर गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसके साथी अगर हमसे चाहेंगे तो रहेंगे, नहीं हम राजनीतिक दल हैं, हम किसी भी प्रदेश में लड़ने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी लड़ने के लिए। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये जो आलोक पांडे जी बैठे हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट, इनको हमारे अपमान की और सम्मान की चिंता नहीं होती, इनको हमारा सम्मान नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2nd नंबर की पार्टी बना दिया, जो कहती थी कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हमारा मत प्रतिशत देख लें आप, हम पूरे बहुमत से सारी विधानसभा जीते हैं और इनको दिखाई देता अपमान और सम्मान की बात। आलोक पांडे जी आप छोड़ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल करके देखिए, आप वहां से ठेका लेकर के आते हैं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना है, उसका मान सम्मान घटा है। अरे आप थोड़ी तय करेंगे, उत्तर प्रदेश और देश की जनता तय करेगी। मैं जब भी डिबेट में बैठता हूं, आप बिल्कुल ठेका लेके आते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए। तो हम सेकुलर दल हैं, मेरा जवाब सुनिए, मैं अधिकृत रूप से बता रहा हूं आपसे, हम अपमान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी के हराने के लिए, कोई भी अपमान सहने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आलोक पांडे जी, ये लाइन बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और सम्मान जनता करती है, आलोक पांडे जी आप नहीं करते, यही नहीं कह रहा था, हमारा सम्मान जनता करती है और जनता में हमारी आइडियोलॉजी बनती है, इसीलिए देश के नंबर 1 तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी। आप यहाँ टीवी में बैठ करके, आप टीवी में बैठ कर हमारे नेता को आप बोलते हो कि सम्मान और अपमान की बात करते हो, हम कोई भी सम्मान अपमान की बात, आप कभी मत बोलिए, आप कभी हमारे दल हमारे मेरे दल मेरे नेता के खिलाफ मत बोलिए, जिस तरह आप बोलते हैं मुझे कतई ठीक है, वत्स जी बीजेपी से वत्स जी से भी आलोक वत्स जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी। आलोक वत्स जी, आपने सुना ना कि कोई भी समझौता समाजवादी पार्टी करने के लिए तैयार है,
बस उसमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी हमको सब बीजेपी को हराना, बीजेपी को सत्ता से दूर करना। जी बिल्कुल। आलोकवत्स जी, इसमें आपका जवाब चाहिए। ये जो समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, इनकी बात सही है कि हमको ये हटाना चाहते हैं, लेकिन खैर अब वो कितने सालों में हटाएंगे ये इन्होंने नहीं बोला। और रही बात घमंड मत करिए, कांग्रेस को ये, अगर प्लीज घमंड बीच में करिए। मत बोलिए, आप किसी घमंड के कारण मेरा आपसे निवेदन है, बीच में मत बोलिए पे आ गए हैं। प्लीज। आप, मेरा निवेदन है, बीच में मत बोलिए। डिबेट के गरिमा को बनाए रखिए। आलोक द्विवेदी जी बहुत सीनियर लोग हैं, ठीक है, ठीक है, आराम ठीक से है बोलिए आप अपने वक्त में। जी जी, ठीक है, ठीक है। आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद जवाब ले लेता हूँ जल्दी से। इनकी मजबूरी है द्विवेदी जी कि अगर ये थोड़ा भी दाएं बाएं करते हैं कांग्रेस के साथ, वो अपने उम्मीदवार खड़े कर देगी, पार्टी तो बंद करेगी नहीं, और वहां मुस्लिम वोट का विभाजन हो जाएगा आज की डेट में, जिसको रोकने के लिए ये किसी भी कीमत पर कांग्रेस को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अपने शर्तों पर। आज जिस तरीके से इन्होंने 2 बिल्कुल हारी हुई सीट उनके हवाले करके ये प्रदर्शित कर दिया कि बड़ा भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी है, छोटा भाई कांग्रेस पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमने जहां जहां भी काम किया है, यूपी में 2 बार रिपीट हुए, हरियाणा में 3 बार रिपीट हुए, महाराष्ट्र गुजरात में 5वीं बार रिपीट हुए, मध्य प्रदेश में 3री बार रिपीट हुए। तो हम जहां जहां भी काम किए हैं, वहां की जनता ने सारी चीजों को दरकिनार करके बीजेपी को माथे पर बैठाया है, सिर पर बैठाने का काम किया है। ठीक है संदीप भाई, और आने वाले आसन्न 9 चुनाव में भी हम कम से कम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ठीक है संदीप भाई, एक बात तो है कि जहां जहां आप मजबूत रहे, आप मध्य प्रदेश में मजबूत रहे, आपने सपा को ठेंगा दिखाया, आप हरियाणा में मजबूत रहे, आपने सपा को ठेंगा दिखाया। अरे 1-2 सीटें दे देते तो हो सकता है कि आज परिस्थिति दूसरी होती, हो सकता है कि नायब सिंह सैनी की जगह हुड्डा जी शपथ ले रहे होते, ये सारी चीज़ें बदल सकती थी। सिर्फ 1% का ऊपर नीचे होना ही तो सारी चीज़ें खराब हुई। लेकिन महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है कि अब छोटे भाई के रूप में समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। नहीं 12 सीटें हैं तो कम से कम 6 सीटें 7 सीटों पर घोषणा करनी चाहिए कि नहीं, हम अपने खाते से देंगे। इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से आनी चाहिए। आलोक जी, आज की डिबेट बड़ी अलौकिक अलौकिक हो गई है। आलोक की कई सारे, आज 3 आलोक हो गए ना, इसलिए अलौकिक हो गई है सर। तो नहीं सर, राजनीतिक विश्लेषक भी 2 मुझे दिख रहा है सर, इसलिए आलोक बस जी के साथ बहुत सारी डिबेट मैंने एज ए राजनीतिक विश्लेषक इनके भाजपा का नेता के रूप में बैठते हुए साथ साथ की है, पूछ लीजिएगा सर। तो इसलिए थोड़ी सी अलौकिक और हो गई है। बहरहाल ठीक है, अब छद्म भेष धारण करके कालनेमी भी आया था सर, लेकिन क्या करने आया था इसे बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अभी जिस तरीके से आलोक बस्सी ने कहा कि हम बड़ी मेहनत कश लोग हैं, नहीं, आप मेहनत कश नहीं हैं, आप परजीवी हैं। आप जिस पार्टी पे सवार होते हैं उसी को खा जाते हैं। आप अभी छोटा भाई बड़ा भाई की बात हो रही थी, महाराष्ट्र में आप शिवसेना का हाथ पकड़ के चलना सीखा, शिवसेना खा लिया आपने, शिवसेना ही तोड़ दी, दो शिवसेना कर दी। जहां जहां जाए राधा रानी वहां पड़े पाथर पानी। आपने एनसीपी जो है एनसीपी से गठबंधन किया, पार्टी तोड़ दी। अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हमारी छोटी पार्टी है, बहनों बहनों को लड़ा दिया। एक बहन ये तलवार लिए कहने एक बहना इधर आओ। तो आप तो परजीवी लोग हो, घरों में झगड़ा लगाने वाले लोग हो। आपको झगड़ा होता है तो फायदा होता है, दंगा होता है तो फायदा होता है। 91 में दंगा हुआ, आप सत्ता में आ गए। अब रही बात वोट ऑफ परसेंटेज की बात अभी चली साहब, 2012 में भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज जरा देख लीजिएगा कितना था, कितनी सीटें थी। और अगर आप 2015 में उतनी वोट ऑफ परसेंटेज से सत्ता में आ सकते हैं, तो अभी एक विद्वान राजनीतिक विश्लेषक, प्रखर भाजपा समर्थक कह रहे थे कि कांग्रेस का तो कुछ ही नहीं है। मतलब ये बाबा बागेश्वर हो गए हैं, बाबा जाने मन की बात, ये जानते हैं भविष्य की बात।
राजनीति असंभावनाओं का खेल होता है साहब। यहाँ पर राजनीति में सब क्या आ जाए, सुनिए ना, संभावना नहीं सर, संभावना संभावनाएं तो होती ही हैं, लेकिन असंभावनाएं उससे ज्यादा होती हैं। जो हाँ ठीक है, आपको तो गलत लगेगा ना, आप तो डबल ड्यूटी करिएगा तो ऐसे संभावना समझी नहीं है कहीं। ठीक है, शांति रखिए जी, ब्लड प्रेशर वाली दवा खा लिया करिए, थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। तो मेरे कहने का आलोक जी मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि महाराष्ट्र और जिस तरीके से हरियाणा का कंपेरिजन किया गया, दोनों बहुत अंतर है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जाट वर्सेस चलाया, इनमें हिम्मत है मराठा वर्सेस चला ले, महाराष्ट्र में हिम्मत नहीं है, एक सीट नहीं जीत सकते, एक सीट की बात कर रहा हूं। और रही बात इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, मैंने सवाल उठाया कि अजीत पवार जी मीटिंग छोड़कर क्यों चले गए 10 मिनट में, जबकि वित्त विभाग उन्हीं का है। 10 मिनट में मीटिंग छोड़ दी, लेकिन कोई चर्चा नहीं। उत्तर प्रदेश से सुभाषपा चुनाव लड़ने जाती है, वहां पर कोई चर्चा नहीं। हमारे यहाँ कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी बड़ी चर्चा है भाई। हमारे घर देखना छोड़ो, तो दूसरों के घर में झांक के आप लोग, जैसे सर हमने देखा कि कुछ लोग बाथरूम से वीडियो बना लेते हैं, वो कपड़ा चेंजिंग रूम से वीडियो बना लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरे के घर में झांक कर और उनके समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के घर में देखेंगे, और कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में कुछ मतलब ही नहीं है उनसे, उनको कोई मतलब नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि महाराष्ट्र चुनाव इंडिया गठबंधन, कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, मजबूती के साथ लड़ेगा और सरकार बनाएगा। हम वहां पर भी, हरियाणा में भी सरकार हमने बनाई थी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग हमारे साथ। ठीक संदीप भाई, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, और महाराष्ट्र में जिस ढंग से दोनों ही धड़ों में महायुति और महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से सीटों के बंटवारों के लेकर पेच फंसे हुए हैं, उस पर हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जिससे रूबरू पहले ही करा चुके हैं। आलोक पांडे जी, महाराष्ट्र में चूंकि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से अगर इस चुनाव को कंपैरिजन करें तो आप देखिए कि 167 सीटें वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में गई थी और 127 सीटें महायुति के पक्ष में गई थी। अगर विधानसभा से कंपैरिजन करें तो मतलब यानी कि इतनी विधानसभा क्षेत्रों में महायुति 127 में महायुति जीती थी। लोकसभा में बुरे हाल रहे महायुति के, लेकिन महायुति 127 सीटों में विधानसभा क्षेत्रों में जीती और 167 सीटों में महाविकास आघाड़ी जीती। ऐसे में महायुति के लिए बहुत चुनौतियां हैं वहां पर, और मुझे लगता है कि सारी चीजें ठीक नहीं रही। और अगर हरियाणा जैसी गलतियां नहीं की महाविकास आघाड़ी ने, तो मुझे लगता है कि महायुति के लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी महाराष्ट्र में। जी देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को लेकर जो गलतियां की, उसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। और अजीत पवार आज भी है, अजीत पवार की लायबिलिटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत नुकसान हुआ। अजीत पवार को महाभ्रष्ट कहती थी बीजेपी, फिर क्या हुआ, उन्हीं को ले लिया। तब आप बुराई कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, आप परसों उसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो ये जो डुअल मापदंड है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, इस भ्रष्टाचार मुक्त शासन में स्पॉट लगता है। आप कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे? ये जो एक भ्रष्टाचारी था, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले थे, का आरोप आप लगाते थे, दूसरे दिन हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी उनकी अपनी राजनीतिक गणित रही हो, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन राजनीति में कभी कभी नैतिकता भी काम करती है। तो अजीत पवार रूपी जो काटा भारतीय जनता पार्टी को चुभा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। वो एक लाइबिलिटी के रूप में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है और एनसीपी का जो वोटर है, उसके चरित्र में मैच नहीं करता, वो ट्रांसफर नहीं होता उस तरह से। और भारतीय जनता पार्टी को जो सोचा था कि अजीत पवार को लाने से लाभ मिलेगा, वो लाभ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि लोकसभा में जो सीटें अगर विधानसभा में कन्वर्ट करें, तो निश्चित बात है कि कांग्रेस सीट गठबंधन या शिवसेना उद्धव गुट जो गठबंधन थे वो लाभ की स्थिति में। लेकिन
अभी अभी हम हरियाणा और कश्मीर में देख करके आए हैं कि हरियाणा में भी नहीं था कि 50-50 में थी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी किसी भी तरह से जीतेगी। अब अलग बात की कांग्रेस से माना जो हारी ही नहीं है, नैतिक जीत है और ईवीएम में गड़बड़ हो गया, और कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां कहती है ईवीएम की जय, जहां हार जाती है वो अपनी हार ही नहीं मानती। ये कांग्रेस को ठीक करना होगा। जहां जीतती है वो भी उसी ईवीएम से जीतती है, जहां हारती है वो भी उसी ईवीएम से हारती है। आप इलेक्शन कमीशन की छवि को इस तरह से बार बार करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बात जहां भी हारे जीते कैबिनेट में चुनाव नहीं करना जब तक ईवीएम रहेगा। जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम पे छुप, जहां हार जाते हैं सारी जो ठीक है आप ईवीएम पे छोड़ देते हैं। ये भारत के डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। हिमाचल में पॉइंट में कांग्रेस जीती थी, पॉइंट परसेंटाइल में 1 लाख से कुछ लाख वोट ही ज्यादा मिले थे, 1-2 लाख रुपए, 1-2 लाख मत हिमाचल में, और वहां उसकी कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तब नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हरियाणा में जब हम हारी नहीं मानेंगे तो अगर हरियाणा जैसा रिपीट होता है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं, उनकी सीटें मिलती, वहां पर वो बात नहीं कर गई। लोकसभा में जितनी सीटें उसे मिली थी लोकसभा की, उसे कन्वर्ट करते थे तो 29 सीटें बीजेपी की आ रही थी। तो अब जो चीजें हो सकती है तो जम्मू मॉडल होगा महाराष्ट्र में या हरियाणा मॉडल होगा। अगर जम्मू मॉडल होता है तो कांग्रेस कोई ब्लंडर नहीं करती, तो कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार ही बनेगी। अब देखना ये तो मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यूनाइट होती है, अपनी कमियों को ठीक करती है, तो हरियाणा जैसी स्थिति आ जाए ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन अगर 4 जून के हिसाब से देखें तो कांग्रेस नीति गठबंधन ही अभी लीडिंग पोजीशन में है। महाराष्ट्र में अगर कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करते हैं तो निश्चित बात है कि बीजेपी बैक फुट पर है, फ्रंट फुट पर अभी भी कांग्रेस नीति गठबंधन। जी ठीक है जगदीश जी, हमने पिछले एक हफ्ते या बल्कि यूं कहें कि 7-8 दिन के जो अखिलेश जी के बयान हैं, एक बार सफाई में उन्होंने यही बात कही कि गठबंधन नहीं टूटेगा, गठबंधन जारी रहेगा। फिर उसके बाद लखनऊ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बात कही कि गठबंधन कंटिन्यू रहेगा, गठबंधन नहीं टूटेगा। उसके बाद एक लोहिया पार्क में भी उनका बयान में देख रहा था, उस पर भी उन्होंने यही कहा, और पिछले एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कई बार यही बात दोहराई है कि गठबंधन नहीं टूटेगा। आखिर ऐसा क्या है? चूंकि बार बार आपको भी पता है कि बार बार आप इग्नोर किए जाते हैं, उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं तो क्या 2027 की मजबूरी है? 2027 में आपको चूंकि मुख्यमंत्री पद दिख रहा है इसलिए बार बार आप गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं? मजबूरी केवल भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इनके जैसे सेकुलर जो है सांप्रदायिक दल को सत्ता से बेदखल करना है। हमारी मजबूरी ये है, हमारी आइडियोलॉजी है कि देश में संविधान सम्मत और सेकुलर सरकार चले, और ये चूंकि सांप्रदायिक दल है, फासिस्टवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, इनको जो है सत्ता से दूर भगाना हमारी मजबूरी। और इस विचारधारा को लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चलते हैं, और उसी विचारधारा के तहत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी गठबंधन होगा हम उसका साथ देंगे, उसमें रहेंगे, और इसी के तहत हम लोकसभा में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी मजबूरी 27 या इस तरह को कुछ नहीं, हमारी मजबूरी केवल अपनी विचारधारा है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, और उस विचारधारा के तहत हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी गठबंधन को सम्मान के साथ सम्मान करें। जी ठीक है। संदीप जी, आपने 5 सीटें मांगी, आपको उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिल गई। आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, आपने उत्तर प्रदेश में 5 सीटें गठबंधन में मांगी, लेकिन आपको 2 सीटों पे ही संतुष्टि करनी पड़ी। अच्छी बात है, गठबंधन चलाने होते तो बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। क्या उसी तरीके से महाराष्ट्र में अगर इन्होंने 12 सीटें मांगी तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के पैटर्न में भी इनको आप समेट देंगे? उसी रेशियो में आप वहां पर भी इनको ही ऐसे ही करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में आपके साथ हुआ? देखिए आलोक जी, ये सारा विषय शीर्ष नेतृत्व का है और वो इस पे डिसीजन लेगा। और अभी रही बात उत्तर प्रदेश के बारे में, मुझे नहीं इस बारे में पता है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की बात हुई है, कितने पे बात जो है कंफर्म हुई है। 2 सीटें आपको मिल गई हैं, 2 सीटें मिल गई हैं, गाजियाबाद और खैर वाली सीट। आलोक जी, ये आप कह रहे हो ना ऑफिशियल हो गया, राजेंद्र चौधरी जी ने घोषणा कर दी है। मुझे लगता है जगदीश जी को ज्यादा अच्छा पता होगा।
नहीं, मुझे नहीं अभी- लगता कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अब तक कोई बयान दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है अगर दिया हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि कांग्रेस के अभी किसी लीडर का इस संबंध में कोई बयान नहीं आया, ना मेरे प्रदेश अध्यक्ष का, न किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता का या किसी अन्य जिम्मेदार नेता का। बहरहाल ये जैसा मैंने कहा, ये डिसीजन ऊपर के हमारे शीर्ष नेताओं के हैं, वो क्या करेंगे। एक भी सीट नहीं लेते हैं तब भी हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ लगे रहेंगे। वो लेकिन उनका- गठबंधन मजबूत रहेगा। गठबंधन मजबूत रहेगा और गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेंगे। एक बात बड़ी मजेदार आलोक जी, आप अगर थोड़ा सा सहयोग करें तो अभी 2 आलोक जी का थोड़ा सा आलोक दिखाते हैं हम आपके दर्शकों को। सहयोग सिर्फ इतना है कि भगवान राम जी की कसम है, आप लोग गूगल नहीं करिए। और दोनों साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आपने नाम पहले बताइए। गूगल कर लिया है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, हम तो आप करके विवेक बैठे करने हैं। कांग्रेस से बात रखने आते हैं, नहीं मुझे हमला व्यक्तिगत करने आते हैं। बताइए, आलोक आरोप की बात करते हैं सर। अध्यक्ष का नाम भारतीय जनता आप ये पार्टी, व्यक्तिगत हमला करते रहते हैं आप मेरे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। भाजपा बड़ी मजबूत है, आप भी बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहा, भाजपा बड़ी मजबूत है भाई। अभी आप बता रहे अरे आपके लिए आप कहाँ से रहे हो? ठीक है, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, मैं दिखाई देता हूँ। मेरे भाई, हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है। व्यक्तिगत की बात मैंने नहीं कही, मैंने ये कहा कि जो आप डिस्कशन करते हो, जो विश्लेषण देते हो, उन विश्लेषणों में गहराई कितनी है, उस गहराई अब ये जनता को पब्लिक को तय करने दीजिए, टीवी चैनल को करने नहीं दिए। आप हमारे लोग लोग जी आपको अपने पब्लिक पे आते नहीं है। आपको कुछ ठीक है, ठीक है। आलोकवत जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। आलोकवत जी, अमित शाह जी इधर लगातार महाराष्ट्र के दौरे किए, उन्होंने देखा था मैंने उनका मुंबई में, ठाणे में, कोंकण क्षेत्रों में कई दौरे हुए। प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दीजिए अपने, गूगल कर लिया तब भी बता दीजिए। संदीप जी, ठीक है, संदीप जी आपके पास आऊंगा। आलोकवत जी, डिबेट के जैसा चलने दें। आलोकवत जी, 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 महाराष्ट्र इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इनको ठीक, चुप कराइए, इनको लगता है बहुत दिन से बोलने को नहीं मिला है, बोले चले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, निजी टिप्पणी नहीं, ठीक है। आलोकवत जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, अभी आलोक जी, अमित शाह जी। वत्स जी, गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार मुंबई के दौरे कर रहे हैं, मुंबई, ठाणे, कोंकण, अलग अलग क्षेत्रों में उनके दौरे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही इन दौरों के बीच में, उन्होंने कहा कि 2024 में तो महायुति जीतेगी, महायुति को सरकार बनानी है, लेकिन 2029 में आपको बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। इस पे बहुत सारी चीजें लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 2024 में तो महायुति के साथ, 2029 में बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी, तो क्या ये जो घटक दल है उनका उसमें मर्ज कर दिया जाएगा या ये गठबंधन कंटिन्यू नहीं रहेगा? क्या बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आपसे क्लियर चाहूंगा इसको। देखिए द्विवेदी जी, हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी मजबूत हो। गठबंधन तो मजबूरी है, गठबंधन कोई स्वेच्छा से नहीं चाहता है, लेकिन हाँ, आज की डेट में भारत की राजनीति में ये एक नियति बन चुकी है कि बगैर गठबंधन के सरकारें नहीं चल पा रही। ये तो हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कुछ ऐसी जगह हैं जहां के लोगों ने एकजुट होकर एक ही पार्टी को बहुमत दिया कि वो सरकार चला सके। लेकिन अन्य राज्यों में सब जगह लगभग यही खेल है, गठबंधन की सरकारें हैं। सेंटर में भी पिछले 25-30 साल से जो मैं देख रहा हूं, गठबंधनों की ही सरकार चली है। लेकिन अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, विद्वान प्रवक्ता को, कि हमारी समाजवादी विचारधारा है, बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी फासिस्ट है, बीजेपी पूंजीवादी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवाद को मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी समाजवाद को समझने की कोशिश की है। लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना दो, और जब सत्ता में आओ तो अपने परिवार के 35 आदमी को विभिन्न पदों पर काबिज कराकर सरकार चलाओ? ये परिवारवादी लोग हैं, ये पारिवारिक पार्टी है।
ये समाजवाद ठीक इनका है। एक ढकोसला है, ठीक एक है। चेहरा है। ठीक है, लेकिन उड़ा हुआ। लेकिन वत्स जी और आप ये कांग्रेस- देख लीजिए और कि कांग्रेस की आप जहाँ तक बात नहीं एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो कांग्रेस की काफी बीजेपी को एक भी सीट नहीं दे रहे थे महाराष्ट्र में। इनको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और झारखंड में दूसरे नहीं तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है। ये कटोरा लेके खड़े हैं कि कितनी सीटें हमको दोगे उतने पे हम लड़ लेंगे। इनके डिक्टेशन का टाइम चला गया और राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने विद्वान दोस्त को बता देना चाहता हूं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा, इतनी हार किसी भी कप्तान के नेतृत्व में नहीं हुआ जितनी राहुल गांधी के नेतृत्व में हार जी ठीक कांग्रेस है, को मिल ठीक चुकी है। ठीक। संदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको जी। नहीं, आलोक जी की क्या बात है ना कि बात चौथी पास राजा के जो शिष्य होते हैं उसको कुछ असर होता है। इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं न पता है ना, जो कितने चुनाव लड़े, कितने हारे। आपको नहीं मालूम है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में रहा हूं। अरे इतना रहे तो ये नहीं पता कितने चुनाव हारे थे, रिकॉर्ड किए थे, लेकिन नहीं पता। राहुल गांधी के जैसा रिकॉर्ड नहीं कायम किए थे। अच्छा, कैसे मुझे मालूम है कायम किए थे? बलरामपुर हारे थे, अच्छा, मतलब कैसा वाला था? ग्वालियर हारे थे, मुझे मालूम है बलरामपुर हारे थे, ग्वालियर हारे थे। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में आप 49 चुनाव हार चुके हैं, 49 चुनाव हार चुके हैं। अब सुनिए ना, देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है आलोक जी कि अभी जब मैंने अटल जी का नाम लिया तो कहा नहीं ऐसे नहीं हारे, वो दूसरी तरीके से हारे हैं। हंसने वाली बात है। इस देश मतलब में इनका अटल जी इनका से कहना है कि बड़े हैं। पार्टी चुनाव हारी, इनका कहना है कि पार्टी चुनाव हारी। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, हारी है क्या? राहुल जी जब से आए हैं तब तो वो अध्यक्ष ही है क्या? अध्यक्ष तो नहीं है, और अध्यक्ष थे उन्होंने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया। हमारे यहाँ भी अध्यक्ष चेंज होते रहे। कांग्रेस में राहुल गांधी क्या है ये आपको देश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। इसी भाषा में मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसमें अटल क्या था पता नहीं था क्या आपको? साथ में तो सानिध्य में रहे हो। मैंने कहा ना, उसमें अटल क्या था? आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मैं कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। हमारे नेता के बारे में भी आपने क्या बोला? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? राहुल गांधी के नेतृत्व में आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम कर दिया हार का। अभी ये मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए साइड में होइए, मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगा। अटल जी, आलोक जी, मैं अटल जी श्रद्धेय हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मजबूरी में मैंने इस बात इसलिए आप अटल बोल रहे थे। अरे सुनिए ना, शांत रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि अटल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्युत्तर में उनको बीच में इस बहस के जी बिल्कुल, बड़े नेताओं का सम्मान करना भी चाहिए, बिल्कुल हमारे आदरणीय है। मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि राहुल जी हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, और कम से कम आप अपनी भाषा में इतनी मर्यादा तो रखिए कि वो विपक्ष के नेता भी हैं आज की तारीख में। मैंने जी ठीक है, जगदीश जी से बहुत देर हो गई, जगदीश जी से बात नहीं कर पा रहा हूं। जगदीश जी, बीजेपी के लोग बार बार ये कहते हैं कि आपकी और कांग्रेस की दोस्ती जो है वो स्वार्थ पर टिकी हुई है, और जो स्वार्थ पर टिकी हुई दोस्ती होती है वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। देखिए ऐसा है ना, पहली चीज तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का प्रश्न का जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए, उसके लिए हमें समय दीजिएगा। पहली चीज, हमारी कांग्रेस की दोस्ती की बात है। देखिए, जहां तक किसी भी दल या संबंधों का सवाल होता है, जहां तक हमारी विचारधारा कांग्रेस से मिलती रहेगी, गठबंधन रहेगा। जिस समय हमारी विचारधारा में ऐसा कुछ आएगा जिससे कि हमको लगेगा कि नहीं, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना है, तो फिर अलग बात है। आज तक की जो पोजीशन है उसमें हमको हमारे विचार से भारतीय जनता पार्टी को हराना सभी विपक्षी दलों का एकमात्र मोटो है, एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक और पूंजीवादी दल को, इस तरह के अहंकारिक उनके प्रवक्ता बैठ के बोलते हैं कि राहुल जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते, इनके नेतृत्व में इतना हार गए। फिर भी देश के सबसे बड़े नेता है राहुल जी।
आप उनका सम्मान से बात नहीं कर सकते। आप उनके जीतने मैंने कौन सा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया बताइए आप। मान्यवर बीच में मत टोकिए। मैं अगर वो के साथ हैं उनके नेतृत्व में तो ये बताना क्या अपमानजनक है? अच्छा ये बताइए, आपके नेता कभी चुनाव नहीं आ रहे हैं? अटल जी के नेतृत्व में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। आप दूसरे को गिनाने बैठे हो, पहले अपनी नाक के नीचे देखिए। 49 बार नहीं आ रही है, 49 बार नहीं आ रही है। राहुल जी के नेतृत्व में 49 बार आ रही है। बीच में मत टोकिए, नहीं मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बीच में मत टोकिए आप। 300 से ज्यादा। ठीक है, जगदीश जी की बारी है, जगदीश जी की बात खत्म होने के बाद, जगदीश जी की बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा। जी ठीक। दूसरे के, मैं किसी के नंबर पे नहीं बोलता जी बिल्कुल। ये साधु बाबा लोग आके बैठ जाते हैं गेरुआ वस्त्र पहन करके और ऊट पटांग बोलने लगते हैं, दूसरे के टाइम में भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात खत्म करिए, जगदीश जी मैं साधु बाबा नहीं हूँ, मैं कहीं से साधु बाबा नहीं हूँ। और गेरुआ वस्त्र पहनना कोई साधु का अधिकार नहीं है, कोई आधिपत्य नहीं है साधु का कि गेरुआ वही हमारे यहाँ आप भी पहन सकते हैं। ठीक है, जगदीश जी आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद जवाब ले लेते हैं। मेरी बात आलोक जी पूरी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको म्यूट करिए। ठीक है, वत्स जी जगदीश जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास ही सीधे आऊंगा, उसके बाद फिर संदीप जी के पास चलेंगे। आलोक जी से भी सवाल लेना जी। क्या इस पर इनको पर्सनल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल देखिए, सारे पैनलिस्ट को ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करनी है। ठीक है, मैं ये कह रहा था जगदीश जी आप अपनी बात खत्म करिए और उस पर एक चीज और भी जोड़ लीजिए। इन्होंने आलोक बख्शी ने मुझसे कहा कि समाजवादी पार्टी में वही पिता अध्यक्ष रहे। अरे मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी में पूरे परिवार के लोग भरे हुए हैं, एक नहीं 50 नाम गिनवा दूं। इसी बात पे डिबेट रख लिए, गूगल में सर्च करिए कितने परिवार के लोग भरे हुए हैं। क्या तमाशा करते हो आप लोग? जनता से चुन के आए हैं, आपके रहमो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे नहीं आए हैं परिवार के लोग। आप कहने बैठ गए। और भारतीय जनता पार्टी में कितने परिवार के, एक लिस्ट सीरीज आप लिस्ट है, अब एक सीरीज में गिना दूं आपको, किसका लड़का है, किसकी बीवी है, किसका क्या है, सैकड़ों में है तादाद। और शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए कि आप जो दूसरे के देखते हैं, आपको अजीत पवार में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, आपको हेमंत सोरेन में भ्रष्टाचार दिखता है। इसीलिए ये दशा हुई है आपकी कि आपको अपना भ्रष्टाचार, अपने दल का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। और आप जो अहंकार की भाषा बोलते हैं, एक दिन प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट मीटिंग में आलोक जी कहना पड़ा कि अहंकार की भाषा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंद कर दें। आप लोगों को अपना नहीं दिखता है, दूसरे को परिवारवाद कहते। अरे भैया, आपके रहमो करम पे नहीं आए परिवार के लोग, वो जनता से जीत करके आए, जनता से चुनाव लड़के आए। और भारतीय जनता पार्टी में अगर हमारे यहाँ एक परिवार का व्यक्ति होगा तो समाजवादी विचारधारा से जीत कर आया है। और आपके यहाँ परिवार के नाम पे जीत के आए, सैकड़ों की लिस्ट है। इसलिए मान्यवर, दूसरे की बात कर, दूसरे के कंकड़ तपे के जब अपने घर को मजबूत कर लीजिए। इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। आलोक जी, लड़ाई विचारधारा की है और आप लोग उस विचारधारा में झूठ भरे। आपने कहा था 2 करोड़ हम लोग रोजगार देंगे, कहां गए आपके 2 करोड़ रोजगार? आपको पूरी तरह से जनता ने, उत्तर प्रदेश देश की जनता ने बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। जी ठीक जगदीश जी, पांडे जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। पांडे जी, हरियाणा में जो बीजेपी को जीत की ऑक्सीजन मिली है, उससे क्या ये माना जाए, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी बहुत बीजेपी के लिए बहुत अच्छे अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, महायुति के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन हरियाणा में जो जीत का जो ट्रेंड सेट किया है, उससे क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी कोई अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है? हेलो, देखिए, अगर अब तो हरियाणा चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन अगर हम मान लें कि बीजेपी हरियाणा हार जाती तो क्या होता? क्या इस समय देश की मीडिया में चर्चा होती कि बीजेपी का पतन हो गया, बीजेपी खत्म होने जा रही है, जम्मू हारी, हरियाणा हारी, लोकसभा में फिनिश। अगर बीजेपी जीत गई है तो ये कहा जा रहा है कि हरियाणा अलग चीज है, महाराष्ट्र अलग चीज है। नहीं, जीत हमेशा जीत होती है, हार हमेशा हार होती है। एक जीत आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो महाराष्ट्र भी जीत लेगी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गलतियां भी उन्होंने की है महाराष्ट्र में, उसको 7 माइक्रो लेवल पर, चुनाव के लेवल पर प्रबंधन करके कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, काडर है, जो 240 सीटें आने पर थोड़ा मायूस था, हरियाणा की विजय के बाद उसमें वो मायूसी कम होगी, आत्मविश्वास का संचार होगा, उसको हरियाणा विजय का निश्चित लाभ मिलेगा। क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार लगातार किसी की सरकार 1966 से हरियाणा जब से बना है तब से आज तक किसी ने रिपीट नहीं किया, कांग्रेस भी रिपीट नहीं कर पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को संभवतः इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन विजय ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, एक जगदीश जी से छोटा सा सवाल ले लेता हूं। जगदीश जी, अगर महाराष्ट्र में आपको 12 सीटें जो मांग रहे हैं, अगर सीटें नहीं मिली तो आपका स्टैंड क्या होगा? तब भी आप गठबंधन के साथ ही रहेंगे? तब भी आप ऐसे ही गठबंधन को सुशोभित करते रहेंगे? देखिए, ये निर्णय हमारे नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। ये उनका निर्णय होगा कि वो क्या करते हैं। देखिए, पॉलिसी मैटर पे हम ठीक है। संदीप जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, बहुत संक्षिप्त में, चूंकि वक्त कम है इसलिए आप भी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए जी। एकदम संक्षेप में बोलेंगे आलोक जी। अभी परिवारवाद की बात आलोक बस जी ने कही, तो मैं बताना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी भी परिवारवाद के ही प्रोडक्ट है। उनके पिताजी भी जो है जनसंघ में रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, और एक नाथ शिंदे का लौंडा जो है वो सांसद है कल्याण से, और अजीत पवार परिवारवाद के ही प्रतीक है, आप ही कहा करते थे। तो ये परिवारवाद वाला नाटक बंद करिए। आपके यहाँ नाम गिनाना शुरू करता हूँ। राजवीर सिंह जी, उनका लड़का संदीप सिंह कल्याण सिंह के परिवार से आते हैं। पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे जी की लड़की है ना, मतलब उसमें भी शंका उनका है का आपको? ये पीयूष गोयल जी के पिताजी क्या थे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आलोक वत्स जी, संदीप त्रिपाठी जी, जगदीश सिंह जी, आलोक पांडे जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, आपने हमें वक्त दिया। सीट बंटवारे में सहयोगियों को दरकिनार करने का कांग्रेस पहले ही खामियाजा भुगत चुकी है, इसलिए सहयोगी दल इस वक्त कांग्रेस पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी की भी कोशिश है कि उसे महाराष्ट्र में इतनी सीट मिल जाए कि वो सरकार में भागीदार बन सके और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में रस्साकशी सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर ही दिख रही है। अगर कांग्रेस ने सपा को सम्मानजनक सीट नहीं दी तो इसका असर यूपी के उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। बहरहाल, राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये खेल अभी खुला हुआ नजर आ रहा है। आप भी कयास लगाते रहिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।